आइए दोस्तों समझते हैं। आज हिस्ट्री 12th क्लास का हिस्ट्री का एमसीक्यूज चैप्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये जो भी प्रश्न है ये सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोजकर्ता कौन है, तो वो है दयाराम साहनी है। और आएंगे दूसरे प्रश्न में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसकी प्राप्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो से हुई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो किस युग की सभ्यता है, ये है कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, ये कांस्य युग की सभ्यता है। क्यों इसको कांस्य युग में रखा गया है, क्योंकि ठीक है कांसे की उस टाइम खोज हो चुकी थी, तो इसलिए इसे कांस्य युग में रखा गया है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो ये अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, ये है एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, ये है एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अगले प्रश्न पर आए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो था मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। और आए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी सोना चांदी तांबा का तो साक्ष्य मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिसके कारण किसका ज्ञान नहीं था, तो वो लोहा का ज्ञान नहीं था। आइए अगले प्रश्न को देखें। कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनाए गए हैं 12th बेस में। हर मतलब एग्जाम में समझिए कि ये क्वेश्चन नेसेसरी होता है कि आपको देखने को मिल जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। अगला है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। और अगले प्रश्न को हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह अर्थात गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन था, लोथल था। सबसे ज्यादा बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है। तो हल का जो प्रमाण मिला हुआ है वो मिला हुआ है कहाँ से, तो कालीबंगन से मिला हुआ है। और कालीबंगा पिछला क्वेश्चन में क्या था कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो वो है राजस्थान में स्थित है। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं मिलता है। किस पशु का चित्र नहीं मिलता है। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर है इसमें आपको हाथी का भी चित्र दिखाई देगा, बाघ के भी चित्र दिखाई देगा, गेंडा का भी चित्र दिखाई देगा, लेकिन किसका चित्र नहीं दिखाई देगा, तो वो चित्र नहीं दिखाई देता है सांड का। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि पशु का चित्र नहीं है, तो नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा सांड। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सांड या वृषभ। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी। तो चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखें कि राखालदास बनर्जी
राखल दास बनर्जी को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो की जो अवशेष मिला था वो है 1922 ईस्वी में। कब मिला था? 1922 ईस्वी में। अगले प्रश्न को हम लोग देख लें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये है जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा था ये? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये है कि मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। और दूसरी राजधानी कहाँ हुई? तो वो थी पाटलिपुत्रा। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य का सबसे ज्यादा जो फेमस है कि उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो है ना, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किताब का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ना, राजनीति से है। इससे है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और इसी इंडिका में मेगास्थनीज ने पटना के लिए पालीब्रोथा शब्द का यूज किया है। इंडिका की रचना किसने किया? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने पटना के लिए कौन सा शब्द यूज किया? तो पालीब्रोथा। इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो प्रयाग प्रशस्ति, चूंकि ये समुद्रगुप्त का है, तो समुद्रगुप्त का है ये प्रयाग प्रशस्ति, लेकिन उसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, तो उसी ने क्या किया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। और आई 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न ये रहा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और किसके सहयोग से इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो इसके गुरु का नाम है चाणक्य। उसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो धर्म नीति को अपनाने वाला जो शासक है वो है अशोक। कौन सा शासक है? अशोक है। अगले प्रश्न को देखें। पूछा गया है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में आने वाला जो चीनी यात्री है वो है फाहियान है। ठीक है, ये भी चीन से है, चिंगिस भी है, वेनसांग भी है, ये भी चीन से आए हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? गुप्त काल में आने वाला। तो गुप्त काल में फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त टू के दरबार में पहुंचा था। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फाहियान। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें कि भारतीय नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत के बड़े भूभागों पर इसने अधिकार किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, क्योंकि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कई राजाओं का हाथ भी है जो अपने आप में शक्ति प्रदर्शन किए हुए हैं। और इसका एक और है कि शक्तिशाली होने के पीछे, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है मगध क्षेत्र, इसलिए ये शक्तिशाली हुआ करते थे और यहाँ के राजा भी शक्तिशाली हुआ करते थे। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो वो था मगध। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ?
मतलब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किसने किया था। तो जब वो राजा बना उसी टाइम पर शक संवत की क्या किया, शुरुआत किया। तो इसकी शुरुआत 78 एडी में हुआ था। जो भी प्रश्न यहाँ पर लिया गया ना वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस से। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था उस स्थापना का श्रेय है उदयन को है, या उदयन कहीं कहीं लिखा जाएगा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। अशोक द्वारा, अगला प्रश्न ये है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के लिए लंका, ठीक है, लंका किसे भेजा गया था। ये लंका लिखा गया, उचित होता है यदि श्रीलंका लिख दिया जाए, उचित क्या होगा, श्रीलंका लिख दिया जाए। किसे भेजा, तो किसे, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा गया था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। तो ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन, अब देख लो कि यहाँ पर जो पढ़ा होगा वो भी है, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया अभिलेख शास्त्र, शास्त्र का अर्थ अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, एपिग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिग्राफी हो जाएगा। और आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न को देखें कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी, वो थी तौसली, जो वर्तमान समय में उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। तो अभी 30 प्रश्न मस्ट इंपोर्टेंट है, फिर आएंगे अगले सीरीज को लेकर।